और आइए अब देखते हैं खबरें सुपर 60 में। बीजेपी में पीएम इन वेटिंग आडवाणी का दर्द आज सबके सामने आया। उन्होंने कहा कि वो अपनी ही पार्टी से दुखी हैं। ये वो पार्टी नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। आडवाणी ने यह भी कहा कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर उनको गर्व है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर से पीएम पद की रेस में आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि 2014 में अगली सरकार आडवाणी के ही नेतृत्व में बनेगी। 33वें स्थापना दिवस पर बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें विजय गोयल ने आडवाणी का नाम लिया। बाद में वो अपने बयान से पलट भी गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। हमारे सबसे शीर्ष नेता हैं वे आदरणीय श्री लालकृष्ण जी आडवाणी हैं। तो जाहिर तौर के ऊपर मैंने ये कहा कि 2014 में आडवाणी जी के नेतृत्व, इसका मतलब है सामूहिक नेतृत्व के अंदर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और क्योंकि आडवाणी जी सबसे सीनियर हैं तो उनका नाम स्वाभाविक ही है कि उनके मार्गदर्शन में, उसके नेतृत्व के अंदर। दिल्ली में आडवाणी खेमे ने पीएम पद के लिए एक बार फिर से आडवाणी का नाम लिया तो गुजरात में मोदी आज शाम अपना दम दिखाएंगे। बीजेपी के 33वें स्थापना दिवस पर आज अहमदाबाद में होने वाले समारोह को यादगार बनाने के लिए पार्टी की गुजरात इकाई ने जोरदार तैयारियां की हैं। इस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत तो होगा ही, गुजरात सरकार के 101 दिन पूरे करने का जश्न भी मनाया जाएगा। पार्टी की गुजरात इकाई का कहना है कि इस मौके पर 1 लाख कार्यकर्ताओं के यहां आने की उम्मीद है। मिशन 2014 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के विधायकों और लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में चल रही इस बैठक में सपा सुप्रीमो के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। हालांकि नेताजी ने इस बैठक में से मंत्रियों को दूर रखा है। 3 मार्च को भी मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में पार्टी की सभी जिला इकाइयों के अध्यक्षों के साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। केजरीवाल के सिर एक और अधूरे अनशन की तोहमत लगने जा रही है। बिजली और पानी के बढ़े बिलों के खिलाफ जारी अरविंद केजरीवाल का अनशन आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। यह अनशन बिना किसी नतीजे के खत्म हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी अनशन का ऐसा हश्र हुआ हो। पहले भी टी मन्ना और अन्ना हजारे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब जन लोकपाल बिल को लेकर शुरू हुआ आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म करना पड़ा था। श्रीनगर में एक विदेशी महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। यूके की रहने वाली इस महिला का शव डल लेक में मिला। महिला का नाम सारा एलिजाबेथ बताया जाता है। इस मामले में नीदरलैंड्स के एक नागरिक डेविड रिचर्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। शहीद हेमराज की पत्नी से एक शख्स ने 10 लाख रुपए ठग लिए। ठगी करने वाला शख्स बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। शहीद हेमराज की पत्नी से ये ठगी तब की गई जब वो 10 लाख रुपए एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में जमा कराने जा रही थी। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इस शख्स ने अपने को शहीद हेमराज का दोस्त बताकर उसके परिवार से नजदीकी बढ़ा ली और फिर हेमराज के परिवार वालों को झांसे में लेकर रुपए निकलवा लिए। और जब इन लोगों ने 10 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए तब ये ठग शहीद हेमराज की पत्नी से रुपए लेकर फरार हो गया। अब आपको दिखाते हैं चोरी की लाइव तस्वीरें। चोरी की ये लाइव तस्वीरें मेरठ के नौचंदी इलाके की हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्वेलरी देखने के बहाने महिला ने किस तरह कान की 2 बालियां चुरा ली। ज्वेलरी चुराने के बाद महिला शोरूम से फरार हो गई। दिल्ली गैंग रेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला अभी पूरी तरह सुलझा भी नहीं है कि गैंग रेप के एक दूसरे आरोपी के साथ जेल में ही मारपीट की घटना सामने आई है। शुक्रवार को गैंग रेप मामले में एक आरोपी विनय शर्मा अपने टूटे हुए हाथ को लेकर कोर्ट पहुंचा। विनय के वकील ने कोर्ट में बताया कि विनय एयरफोर्स में क्लर्क की भर्ती के लिए परीक्षा देना चाहता था। उसे परीक्षा देने से रोकने के लिए जेल के सुरक्षा कर्मियों और दूसरे कैदियों ने उसकी पिटाई की और उसका हाथ तोड़ दिया। गाजियाबाद की एक अदालत में शादी करने आए एक प्रेमी युगल की जमकर पिटाई हुई।
लड़की ने मारपीट का आरोप अपने परिजनों पर लगाया है। लड़की के परिवार वालों को यह बात गवारा नहीं थी कि लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी करे। निशा और सनी अदालत में शादी करने आए थे। मारपीट में लड़की की मां चोटिल हुई है। पुलिस ने लड़की के भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में 4 दबंगों ने मंगलवार की रात 2 सगी बहनों का गैंगरेप किया, लेकिन पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही। गैंगरेप का यह मामला खंदौली इलाके के सराय दायरूपा गांव का है। पीड़ित परिवार ने आईजी आगरा और एसएसपी आगरा के यहां शिकायत की, तब कहीं जाकर यह मामला दर्ज किया गया, लेकिन चारों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस पहले इस मामले को छेड़खानी और आपसी विवाद करार दे रही। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला का दिन दहाड़े मर्डर हो गया और दूसरी मंजिल पर मौजूद महिला की 2 बहुओं को पता तक नहीं चला। करीब 5 बजे जब बहू दूसरी मंजिल से नीचे आई तो उसने अपनी सास को मृत पाया। बुजुर्ग के पेट में चाकू मारा गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में मामले की तफ्तीश शुरू की गई। दिल्ली के विवेक विहार में एक शादीशुदा लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। करीब 1 साल पहले ही रेनू की शादी शाहदरा में रहने वाले अजय से हुई थी, लेकिन ससुराल वाले उसे मायके नहीं भेज रहे थे। एक बार फिर ट्रेन में यात्रियों के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। नई दिल्ली से पुरी जा रही नीलांचल एक्सप्रेस में औरैया में बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने यात्रियों के साथ काफी मारपीट की। जनरल बॉगी में अलीगढ़ से इटावा तक बदमाश यात्रियों की पिटाई करते रहे, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ का कोई भी जवान यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आया। इटावा पहुंचने से पहले बदमाश ट्रेन की चेन खींचकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। अचिंत्य मामले में इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा। अचिंत्य की मां और पापा से उनका बेटा एक सामाजिक संस्था ने छीना है। अचिंत्य की मां श्रुति ने ब्रिटिश पुलिस के रोल पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। इस बाबत उन्होंने ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन को चिट्ठी भी लिखी। दरअसल मामला सिर्फ इतना है कि अचिंत्य ने स्कूल में टीचर के एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसके पिता डर्टी हैं, यानी कि गंदे हैं। बस इतनी सी बात पर स्कूल ने अचिंत्य को एक समाज सेवी संस्था को सौंप दिया। भारतीय दंपत्ति श्रुति और रजत दोनों पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं और ऑक्सफोर्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अचिंत्य की मां श्रुति ने सामाजिक संस्था के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। श्रुति का कहना है कि संस्था ने बच्चा वापस करने की कई शर्तें रखी, जिसमें से एक है कि वो अपने पति से तलाक ले लें। कैबिनेट के फैसले के बाद चीनी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। थोक बाजार और वायदा बाजार में चीनी के दाम 50 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर चीनी कंपनियों के शेयरों में 9% तक फल आया है। गुरुवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की कमेटी ने मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी देने का फैसला किया था। केंद्र ने कैश सब्सिडी योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। सब्सिडी योजना को इस साल जुलाई से 78 नए जिलों में लागू किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने माना है कि योजना में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस साल जनवरी में इस योजना को 43 जिलों में लागू किया गया था। अब इस योजना में एलपीजी सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंकों को आरबीआई ने राहत दी है। जांच पूरी होने के बाद रिजर्व बैंक ने कहा
कि तीनों बैंकों ने 50,000 रुपए से ज्यादा निवेश और लेन-देन में ग्राहकों की पूरी जांच पड़ताल में नियमों की अनदेखी की, लेकिन पैसों का कोई बड़ा गड़बड़ झाला नहीं हुआ। आरबीआई की जांच रिपोर्ट 10 अप्रैल को बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को सौंपी जा सकती है और उसी दिन वित्त मंत्रालय को भी रिपोर्ट की कॉपी भेजी जाएगी। कोबरा पोस्ट ने अपने खुलासे में बैंकों पर काला धन जमा करने का आरोप लगाया। आज सुबह सुबह कनॉट प्लेस स्थित केनरा बैंक के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। फायर की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कमर्शियल इलाका होने की वजह से आग के मामले आज सुबह सुबह कनॉट प्लेस स्थित केनरा बैंक के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। फायर की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कमर्शियल इलाका होने की वजह से आग के मामले लगातार सामने आने की वजह से फायर डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पाया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 दिवसीय बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया, तो हाजीपुर में रेलवे ट्रैक को ही उड़ा दिया। चतरा जिले में 10 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में इस बंद का ऐलान किया गया है। भाकपा माओवादी के इन नेताओं की मौत टीपीसी के साथ मुठभेड़ के दौरान हो गई थी। नक्सली संगठन के आह्वान को देखते हुए बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। बिहार के गया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भाकपा माओवादियों की ओर से बिछाए गए करीब 100 लैंड माइंस को सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। 48 घंटे के बंद के दौरान तबाही मचाने के लिए नक्सलियों ने 1 किलोमीटर के इलाके में करीब 100 लैंड माइंस बिछाए हुए थे। इस डुमरिया थाना इलाके में बिछाए गए लैंड माइंस के जरिए नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अलीगढ़ में फ्रिज बम बन गया। यहां के सरोज नगर इलाके में कंप्रेसर फटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार शाम तकरीबन 8 बजे हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ, घर में महिला और उसकी 2 बच्चियां मौजूद थीं। अस्पताल पहुंचाए जाने से कुछ ही देर बाद महिला और एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि एक और बच्ची का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फ्रिज में ब्लास्ट की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया। गोंडा के माधवपुर में 1982 में हुए डीएसपी केपी सिंह समेत कुल 13 लोगों के फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई। इस मामले में 3 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 5 को उम्र कैद की सजा हुई है। 31 साल बाद इस मामले में फैसला आते ही मृतक डीएसपी की बेटी और इन दिनों बहराइच की डीएम किंजल सिंह अदालत में ही फूट फूट कर रो पड़ी। यूपी में हुए एनआरएचएम घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला ने गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में सरेंडर कर दिया। हालांकि कोर्ट से प्रदीप शुक्ला को अंतरिम जमानत मिल गई है। उनके साथ 3 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत दे दी। यूपी में मुख्य सचिव स्वास्थ्य रह चुके प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 5,000 करोड़ के एनआरएचएम घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी है। अमृतसर एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 5 किलो सोने के बिस्किट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कस्टम विभाग के मुताबिक राजाराम नाम का ये शख्स दुबई से जूतों और बेल्ट में इन बिस्किट को छिपाकर ला रहा था। बरामद सोने के बिस्किट की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने राजाराम को कोर्ट में पेश करके 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पंजाब सरकार ने आतंकवाद पर आधारित फिल्म साडा हक के प्रसारण पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने राज्य में अगले आदेश तक रोक लगाई है। फिल्म पर रोक लगने के बाद फिल्म के निर्माता निर्देशक इसे उनके अधिकारों का हनन बता रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठनों का आरोप है कि फिल्म में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फिल्म पर ही रोक लगा दी। हालांकि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म को देखने के बाद इसे हरी झंडी दे दी थी।
उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व तट पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिसके बाद उत्तर कोरिया सरकार ने विदेशी दूतावासों की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। सरकार ने राजधानी प्योंगयांग में मौजूद विदेशी दूतावासों से उसे खाली कराने की अपील की है। दूतावासों से कहा गया है कि हमले की सूरत में वो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि दूतावास अपने कर्मचारियों को हटा लें। नए पोप फ्रांसिस फर्स्ट ने चर्चों में हो रहे बच्चों के यौन शोषण पर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में पोप ने निर्णायक कार्रवाई की बात कही है। ऐसी खबरों से चर्च की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अमेरिका, आयरलैंड, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के चर्चों में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक ऐसी कार तैयार की है जो करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस कार का नाम है ब्लड प्रेशर सुपरसोनिक कार। इसे तैयार करने में यूरोफाइटर टाइफून जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये कार दक्षिण अफ्रीका के नॉर्दर्न कैंप में फर्राटा भरेगी। जून से इंग्लैंड में शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के 30 संभावितों का ऐलान हो गया है। इन संभावितों में वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और जहीर के नाम नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सहवाग, हरभजन और जहीर का वनडे करियर खत्म हो गया है। दिल्ली के उन्मुक्त चंद और जम्मू एंड कश्मीर के स्पिनर परवेज रसूल टीम में नए नाम हैं। राही सरनोबत ने कोरिया के चांगवान में चल रहे IFSF विश्व कप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा फाइनल में स्थानीय निशानेबाज क्योंग किम को 8-6 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे वो विश्व कप में सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज भी बन गई। हॉलैंड के रॉटरडम में 13 से 23 जून तक होने वाले HIH विश्व लीग तीसरे दौर की तैयारी के लिए 34 संभावित में संदीप सिंह को शामिल किया गया है। विश्व लीग तीसरा दौर हॉलैंड के द हेंग में होने वाले विश्व कप 2014 का क्वालिफायर भी है। भारतीय शीर्ष टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति और ब्रिटिश व्यवसायी साइमन फुलर ने मिलकर XIX ग्लोबो स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। इसमें सबसे पहले दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी एंडी मरे से करार किया गया है। अपने साइकिलिंग करियर के दौरान 7 बार टूर द फ्रांस का खिताब जीतने वाले आर्मस्ट्रांग को अतीत में डोपिंग का सहारा लेने की वजह से मास्टर्स साउथ सेंट्रल जोन तैराकी चैंपियनशिप बाहर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ने उनके हिस्सा लेने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। IPL 6 में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने डेब्यू मैच में पुणे वॉरियर्स को 22 रन से हराकर पहली जीत हासिल कर ली। सनराइजर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 126 रन ही बना पाए, लेकिन डेल स्टेन, अमित मिश्रा और परेरा ने पुणे वॉरियर्स के लिए साधारण से दिखने वाले लक्ष्य को बेहद मुश्किल बना दिया। जवाब में जब पुणे वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो सिर्फ 18.5 ओवर में ही सिमट गई। टीम 104 रन ही बना पाई और 22 रन से हार गई। तेज गेंदबाज स्टेन ने 11 रन देकर 3 और लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 19 रन देकर 3 विकेट लिए। अपना शुरुआती मैच गंवाने वाली दिल्ली डेयरडेविल्स अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स पर बादशाहत बरकरार रखने की कोशिश करेगी। यह मुकाबला शाम 4 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स दिल्ली को घरेलू मैदान पर कभी नहीं हरा पाया है। मुंबई इंडियंस की टीम का मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मुकाबला रात 8 बजे चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई जहां आरसीबी के खिलाफ अपना पहला मैच अंतिम गेंद पर हार गया था, तो वहीं 2 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन 6 में यह पहला मैच है। हरफन मौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम में वापसी हो गई है।
पैर में चोट लगने की वजह से शाकिब पिछले साल नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजकाज की परेशानियों को अलग हटाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में दिल्ली में टेनिस के शॉट्स लगाते दिखे। टेनिस हुड्डा का पसंदीदा खेल है। ऐसे में बताया जाता है कि हुड्डा जब भी तनाव में होते हैं टेनिस खेलकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। संजय दत्त की सजा माफी और उसके विरोध से जुड़ी करीब 60 याचिकाएं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेज दी हैं। 60 में से 25 याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें संजय की सजा माफी का विरोध किया गया है और 35 याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें संजय की सजा माफी की अर्जी दी गई है। ये सभी याचिकाएं अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग लोगों ने दायर की हैं। इन याचिकाओं में मार्कंडे काटजू की याचिका भी शामिल है। आर्म्स एक्ट में फंसे संजय दत्त के लिए माफी की मुहिम जारी है, लेकिन लगता है संजय को सिर्फ भगवान पर ही भरोसा है। इसलिए अब संजय दत्त ने ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाई है। शुक्रवार को संजय दत्त मध्य प्रदेश के गुना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो दतिया के मशहूर पीताम्बर शक्तिपीठ दर्शन करने गए। माना जा रहा है कि अपने किसी करीबी की सलाह पर संजय शक्तिपीठ के दर्शन करने गए हैं। संजय दत्त के साथ उनके जीजा भी मौजूद थे। सलमान का शाहरुख खान के पास रहने के सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बीएमसी ने सलमान के नए घर के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। बीएमसी का कहना है कि सलमान बिना इजाजत लिए अपना ट्रिप्लेक्स खड़ा कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। दरअसल सलमान ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत के नजदीक 25 करोड़ में एक बड़ा सा ट्रिप्लेक्स खरीदा था और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।